शिक्षा मंत्रालय के वर्ष 2018 के आंकड़ों के मुताबिक इस समय भारत के 18 राज्यों में चलने वाले मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्र सरकार से मदद मिलती है। भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से ज्यादा मदरसे हैं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं, जहां 8,000 से ज्यादा मदरसों में 18 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। लेकिन इन मदरसों में छात्रों को पढ़ाया क्या जाता है, आज ये भी पूरे देश को समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। और एक बार अगर आपने देख लिया तो फिर हम आपसे पूछेंगे, क्या आप चाहते हैं कि देश में देश के बच्चों को और युवाओं को यह सब पढ़ाया जाए? मूल रूप से मदरसों में छात्रों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। इनमें कुरान में कही गई बातों को पढ़ाया जाता है और इस्लामिक कानूनों और इस्लाम से जुड़े दूसरे विषयों की पढ़ाई भी यहां पर होती है। कहा जाता है मदरसों की शुरुआत 7वीं शताब्दी में तब हुई थी जब धार्मिक शिक्षा हासिल करने के इच्छुक लोगों को मस्जिदों में इस्लाम धर्म के विषय में पढ़ाया जाने लगा। इसके बाद के 400 वर्षों के दौरान मदरसे शिक्षा के अलग अलग केंद्रों के रूप में विकसित होने लगे। शुरुआत में मदरसों का खर्च वो लोग उठाते थे जो आर्थिक रूप से समृद्ध होते थे, यानी समाज के वो लोग जिनके पास पैसा होता था। इसके बाद 11वीं शताब्दी तक मदरसे धार्मिक शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने लगे और जैसे जैसे मदरसों के पास पैसा आता गया, वैसे वैसे इन्हें स्थायी इमारतें, शिक्षक और देखरेख करने वाले कर्मचारी भी मिलते चले गए। एक दौर में जब पश्चिमी देशों के सिर्फ 5% लोग पढ़ लिख पाते थे, उस दौर में मदरसों में लाखों मुसलमान शिक्षा हासिल करने लगे थे और मदरसों की स्थापना रशिया, मंगोलिया, चीन, भारत और मलेशिया जैसे देशों में होने लगी थी। लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा पूरी दुनिया में और दुनिया भर में ईसाई मिशनरी स्कूलों की स्थापना होने लगी। इन स्कूलों की स्थापना के पीछे का मकसद भी वैसे तो धर्म का प्रचार करना ही था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अंग्रेजों ने ऐसा करने के लिए विज्ञान, गणित, टेक्नोलॉजी और अंग्रेजी की शिक्षा को आधार बनाया और इससे लोगों को रोजगार मिलने लगा और ज्यादा से ज्यादा लोग ईसाइयों के स्कूलों में आने लगे, क्योंकि इससे रोजगार मिलता था। इससे आगे उन्हें और ज्यादा बेहतर मौके मिलते थे रोजगार पाने के और अच्छा जीवन जीने के। इसलिए लोग ईसाइयों के स्कूलों में पढ़ने लगे, जबकि आधुनिक शिक्षा के अभाव में मदरसों से पढ़कर निकलने वाले छात्रों के लिए रोजगार की कमी होने लगी और धीरे धीरे ये लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ने लगे। भारत में मदरसों की स्थापना 10वीं शताब्दी से होने लगी थी, यानी जैसे ही मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा किया, वैसे ही भारत में मदरसों के माध्यम से इस्लाम का प्रचार किया जाने लगा। यानी सबसे पहले यह तय किया गया कि भारत में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, सबसे पहले उनका ब्रेन वॉश किया जाए। असम में जिन मदरसों को स्कूलों में बदलने का फैसला किया गया है, उनकी संख्या 1500 से ज्यादा है। इनमें से 614 सरकारी और 900 प्राइवेट मदरसे हैं। सरकार इन पर हर साल 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन अब इन मदरसों को सरकार से मिलने वाली ये मदद बंद हो जाएगी, जबकि संस्कृत स्कूलों पर हर साल करीब 1 करोड़ रुपए ही खर्च होते हैं। लेकिन ये भेदभाव किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। यहां पर आप सबको यह बात भी नोट करनी होगी कि मदरसों को सरकार ज्यादा पैसा देती है, ज्यादा ग्रांट देती है, लेकिन संस्कृत स्कूलों को उसके मुकाबले बहुत कम पैसा मिलता है, बहुत कम ग्रांट मिलता है। यह भी एक भेदभाव है। उदाहरण के लिए, यह उदाहरण आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपकी आंखें भी खोल देगा। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को 7 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जानी थी, लेकिन उसमें से सिर्फ आधी ग्रांट ही अब तक जारी हो पाई है, लगभग 3.5 करोड़ रुपए। जबकि राजौरी की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी और कश्मीर के अवंतीपुरा में स्थित इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लिए 20-20 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई है और इन दोनों यूनिवर्सिटीज को 25-25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ग्रांट भी मिला है। तीनों यूनिवर्सिटीज को राज्य द्वारा फंड किया जाता है। ऐसे में यह भेदभाव चौंकाने वाला है। वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है, उसकी हालत अब ऐसी हो गई है कि उसके पास अपने शिक्षकों को, प्रोफेसर्स को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं और बाकी के जो 2 इस्लामिक यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं, उन्हें वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से कई गुना ज्यादा ग्रांट दिया गया है
और यह सब कुछ आज भी हो रहा है। जो लोग असम सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार मुसलमानों से उनकी धार्मिक आजादी छीन रही है। लेकिन यहां आपको यह भी समझना होगा कि धार्मिक शिक्षा के नाम पर मदरसों में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो यहां पढ़ने वाले छात्रों के कितना काम आता है उनके जीवन में। पीएचडी की पढ़ाई करने वाले छात्रों द्वारा की गई एक थीसिस का डिजिटाइजेशन करने वाली एक संस्था जिसका नाम है शोध गंगा, इस संस्था के आंकड़ों के मुताबिक मदरसों में पढ़ने वाले सिर्फ 2% छात्र ही भविष्य में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, जबकि 42% छात्रों का उद्देश्य भविष्य में धर्म का प्रचार करना होता है। यानी धर्म की शिक्षा ली और उसके बाद धर्म का ही प्रचार करना है। यानी 42% छात्र इस्लाम का प्रचार करना चाहते हैं इन मदरसों से निकलने के बाद। 16% छात्र शिक्षक के रूप में धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। धर्म की शिक्षा का मतलब इस्लाम की शिक्षा देना चाहते हैं। तो आप सोच लीजिए, 42% इस्लाम का प्रचार करना चाहते हैं, 16% इस्लाम की शिक्षा देना चाहते हैं और 8% छात्र इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं, जबकि 30% का मकसद मदरसों से शिक्षा हासिल करने के बाद सामाजिक कार्य करना होता है, जबकि 2% छात्र भविष्य में धर्म गुरु बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं मदरसों में पढ़ने वाले छात्र, यानी उनके जीवन में चारों तरफ सिर्फ धर्म ही धर्म है, सिर्फ इस्लाम का प्रचार है। कोई इस्लाम का प्रचार करना चाहता है, कोई इस्लाम को पढ़ाना चाहता है, कोई इस्लाम की सेवा करना चाहता है। अब सोचिए, ऐसे में देश की सेवा कौन करेगा, समाज की सेवा कौन करेगा? बिना धर्म को बीच में लाए अच्छे प्रोफेशनल्स कहां से आएंगे? इंजीनियर कहां से आएंगे? वैज्ञानिक कहां से आएंगे? डॉक्टर कहां से आएंगे? अच्छे प्रोफेसर्स कहां से आएंगे जो धार्मिक आधार पर बंटवारा ना करें? आप देखिए, आज भी हम अपने बच्चों को, जो अच्छे माँ बाप हैं, वो शुरुआत में बचपन में अपने बच्चों को यह भी नहीं बताते कि जातियां क्या होती हैं, धर्म क्या होते हैं। वो कभी अपने बच्चों से ये नहीं कहते कि वो अपने दोस्त जाति के आधार पर बनाएं, धर्म के आधार पर बनाएं। बच्चे आकर वापस कभी अपने माँ बाप से जाति और धर्म के बारे में कोई प्रश्न भी पूछते हैं तो जो समझदार माँ बाप होते हैं वो उनको यही कहते हैं कि अभी ये सब जानने की उनकी उम्र नहीं है, बाद में बड़े होकर वो अपने आप सब समझ जाते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों से दूर रखते हैं, धर्म निरपेक्ष बनाने की कोशिश करते हैं, जाति पाति मानने से उन्हें रोकते हैं। लेकिन मदरसों में ठीक इसके उल्टा हो रहा है। यानी मदरसों से पढ़ने के बाद विज्ञान का या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा नाम मात्र के छात्रों की होती है। लेकिन हमें लगता है कि इसके लिए छात्र नहीं बल्कि वो पूरी की पूरी व्यवस्था दोषी है जो धर्म की आड़ में छात्रों को आधुनिक शिक्षा से वंचित कर रही है, उन्हें स्किल से वंचित कर रही है। और यह हाल तब है जब भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों की साक्षरता दर दलितों यानी SC ST और OBC वर्गों से भी कम है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक भारत के सिर्फ 48% मुस्लिम छात्र ही 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर पाते हैं। 48% मुस्लिम छात्र 12वीं तक पहुंच पाते हैं, जबकि 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई सिर्फ 14% मुस्लिम छात्रों को ही नसीब हो पाती है। यानी 70 वर्षों तक जिन सरकारों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, जिन मुसलमानों के वोटों को सरकारें बनाने के लिए बहुत जरूरी समझा गया, उन्हीं मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के मामले में कतार में सबसे पीछे धकेल दिया गया और हमारे देश के मुसलमानों को ये चाल समझ में ही नहीं आई। इसलिए आज हम हमारे देश के 20 करोड़ मुस्लिम जो लोग हैं, जो परिवार हैं, मुस्लिम परिवार, उन्हें हम जागरूक करना चाहते हैं, उन्हें बताना भी ये चाहते हैं कि उनके साथ 70 साल तक किस तरह की राजनीति हुई है। और हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि उनके बच्चे भी वैज्ञानिक बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, इंजीनियर बनने चाहिए, मैनेजमेंट के छात्र बनने चाहिए और उनके बच्चों को भी उतना ही हक है जीवन में अच्छा काम करने का, अच्छा रोजगार हासिल करने का और अच्छा लाइफस्टाइल जीने का जितना किसी और धर्म के लोगों को है।